नमस्कार। आज हमारे पास रसायन विज्ञान की दुनिया से कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। हम एक ऐसी प्रक्रिया को समझने वाले हैं जो सच कहूं तो किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। बिल्कुल। सोचिए, आपके हाथ में एक अनजाना सफेद पाउडर है, एक अकार्बनिक नमक। अब सवाल ये है कि ये है क्या। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हाँ। तो हमारा मिशन है ये समझना कि वैज्ञानिक कैसे, मतलब स्टेप बाय स्टेप विश्लेषण करके उस अज्ञात नमक की पहचान करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही सरल चीज़ों से शुरू होती है, जैसे नमक का रंग, उसकी गंध, और फिर धीरे धीरे हमें सुराग मिलते जाते हैं, जैसे गैसों का निकलना या फिर रंगों का बदलना। बिल्कुल एक फोरेंसिक जांच की तरह। और ये सिर्फ कोई लैब एक्सरसाइज नहीं है, इसे सॉल्ट एनालिसिस या गुणात्मक विश्लेषण कहते हैं। और ये केमिस्ट्री की एक, कह सकते हैं, बहुत ही मूलभूत तकनीक है। अच्छा। ये हमें सिखाती है कि कैसे ध्यान से देखें, तर्क का इस्तेमाल करें और सबसे जरूरी, सटीकता से काम करें। ये किसी अज्ञात चीज को उसके जाने पहचाने घटकों में तोड़ने की कला है। तो चलिए इस जासूसी की दुनिया में उतरते हैं। जासूस का पहला काम होता है घटनास्थल का मुआयना करना। तो जटिल टेस्ट करने से पहले एक केमिस्ट कौन से शुरुआती सुराग ढूंढता है? स्रोतों के मुताबिक सबसे पहली चीज है नमक का रंग। बिल्कुल सही। हाँ, रंग। ये आप कह सकते हैं संदिग्धों की सूची को छोटा करने जैसा है। अगर नमक नीला है तो हमारा पहला शक कॉपर आयन यानी Cu2+ पर जाता है। अच्छा। अगर वो हरा है तो निकल Ni2+ हो सकता है, और अगर हल्का गुलाबी है तो मैंगनीज Mn2+। लेकिन अगर नमक सफेद है, जैसा कि अक्सर होता है, तो इन सभी रंगीन आयनों को हम अपनी सूची से हटा सकते हैं। जांच का दायरा तुरंत छोटा हो जाता है। और फिर आती है गंध। मुझे ये पढ़कर बहुत दिलचस्प लगा कि हमारी नाक भी एक वैज्ञानिक उपकरण हो सकती है। हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि सड़े हुए अंडे जैसी गंध सल्फाइड की ओर इशारा करती है, और सिरके जैसी गंध एसीटेट की। और ये प्रक्रिया और भी नाटकीय हो जाती है ज्वाला परीक्षण यानी फ्लेम टेस्ट के साथ। ये मेरा पसंदीदा टेस्ट में से एक है, क्योंकि ये देखने में बहुत शानदार होता है। वो कैसे? आप नमक में थोड़ा सा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाकर एक पेस्ट बनाते हैं और उसे प्लैटिनम के तार पर रखकर सीधे आग में डाल देते हैं, और फिर जादू होता है। कैसा जादू? अचानक आपको बहुत ही शानदार रंग दिखाई देते हैं। कैल्शियम Ca2+ ईंट जैसा लाल रंग देता है, स्ट्रोंटियम Sr2+ गहरा लाल, और बेरियम Ba2+ सेब जैसा हरा। वाह! लैब की बत्तियां बंद कर दें तो ये नजारा देखने लायक होता है। असल में दिवाली पर जो आतिशबाजी होती है ना, हाँ। उसके पीछे भी ठीक यही सिद्धांत काम करता है। अलग अलग नमक मिलाकर ही पटाखों में अलग अलग रंग पैदा किए जाते हैं। वाह! तो जासूस ने घटनास्थल को देख लिया, सूंघ लिया और जलाकर भी देख लिया। अब फोरेंसिक लैब में जाने का समय है। स्रोत बताते हैं कि असली परीक्षण एनायन यानी नमक के नेगेटिव हिस्से की पहचान से शुरू होता है, और इसके लिए आयनों को समूहों में बांटा गया है। इस समूहीकरण क्यों जरूरी है? ये समूहीकरण एक बहुत ही तार्किक हायरार्की पे आधारित है। सोचिए, आपके पास बहुत सारी चाबियां हैं और आपको सही ताला खोजना है। आप सबसे आसान ताले से शुरू करेंगे। ठीक है। यहाँ भी हम सबसे पहले एक कमजोर एसिड जैसे तनु सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ये एसिड सिर्फ सबसे कमजोर एसिड से बने सॉल्ट्स को ही उनकी जगह से बाहर निकाल पाता है। ये एक एक करके दरवाजे खटखटाने जैसा है, सबसे आसान वाले से शुरू करके। तो ये हुई समूह 1 के आयनों के लिए पहली पूछताछ। इसमें होता क्या है? जब आप नमक में ये हल्का एसिड डालते हैं तो कुछ आयन प्रतिक्रिया करके गैसें छोड़ते हैं, और यही गैसें उनके खिलाफ सबूत होती हैं। अच्छा। जैसे अगर नमक में कार्बोनेट है तो तेजी से एक रंगहीन और गंधहीन गैस निकलती है, यानी CO2। और जब आप इस गैस को छूने के पानी यानी लाइम वाटर से गुजारते हैं तो वो दूधिया हो जाता है। बिल्कुल। ये तो स्कूल में पढ़ा था, पर ये दूधिया होता क्यों है? ये बहुत अच्छा सवाल है। दूधियापन असल में कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे कणों के बनने की वजह से होता है, जो पानी में घुलते नहीं है। ये ठीक वैसे ही है जैसे दूध में वसा के कणों से सफेद बनाते हैं। अच्छा, तो यहाँ आप एक गैस से एक ठोस पदार्थ बना रहे हैं? हाँ, और यही उसकी मौजूदगी का पक्का सबूत है। यहाँ ये सचमुच दिलचस्प हो जाता है रंगों के साथ। नोट्स में बताया गया है कि सल्फाइड आयन के टेस्ट में जो गैस निकलती है वो लेड एसिटेट से भीगे कागज को तुरंत काला कर देती है। ये तो किसी जादुई ट्रिक जैसा लगता है। ये शुद्ध रसायन है। लेड एसिटेट और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलकर लेड सल्फाइड बनाते हैं, जो कि एक काला ठोस पदार्थ है।
और इसकी पुष्टि के लिए जब आप मूल घोल में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिलाते हैं तो एक गहरा बैंगनी या वायलेट रंग बनता है। ये रंग इतने विशिष्ट होते हैं कि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। और नाइट्राइट का परीक्षण तो और भी नाटकीय लगता है। स्रोत बताते हैं कि गर्म करने पर इसमें से लाल भूरे रंग का धुआं निकलता है। हाँ, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस है और इसकी पुष्टि के लिए एक बहुत ही सुंदर परीक्षण है। एक खास रसायन मिलाने पर एक चटक लाल रंग का पदार्थ बनता है जिसे एजोडाई कहते हैं। एजोडाई? जी, ये डाई उन रंगों जैसी ही होती हैं जो अक्सर कपड़ों को रंगने में इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ नमक के अंदर का रसायन एक डाई बनाकर अपना सबूत दे रहा है। ठीक है, तो अगर तनु एसिड डालने पर कोई गैस नहीं निकलती, कोई रंग नहीं बदलता, तो इसका मतलब है कि हमारा संदिग्ध ज्यादा शातिर है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि समूह 1 का कोई भी आयन मौजूद नहीं है। अब जासूस को ज्यादा मजबूत तरीका अपनाना होगा। यानी अगला कदम? हाँ, अब हम जाते हैं समूह 2 पर, जहां हम एक ज्यादा ताकतवर एसिड सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ये उन आयनों को बाहर निकालता है जो ज्यादा मजबूत एसिड से बने होते हैं, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड और नाइट्रेट। और नाइट्रेट NO3- की बात करें तो स्रोतों में इसके परीक्षण पर बहुत जोर दिया गया है, जैसे ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं। इसकी प्रक्रिया थोड़ी जटिल लगती है। हाँ, इसमें सावधानी बहुत जरूरी है। आप नमक का घोल लेते हैं, उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, उसे ठंडा करते हैं और फिर परख नली के किनारे से धीरे धीरे ताज़ा बना हुआ फेरस सल्फेट का घोल डालते हैं। यहाँ हर शब्द महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे, किनारे से और सबसे जरूरी ताज़ा बना हुआ। आपको परख नली को हिलाना भी नहीं है। अगर नाइट्रेट मौजूद है तो जहाँ दोनों तरल पदार्थ मिलते हैं, ठीक वहीं पर एक सुंदर भूरे रंग का छल्ला बन जाता है। ये तो बहुत नाजुक सबूत लगता है। बहुत। अगर आपने परख नली को हिला दिया तो ये छल्ला गायब हो जाएगा। एक मिनट, इन नोट्स में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि फेरस सल्फेट का घोल ताज़ा बना हुआ होना चाहिए। ये अजीब है, क्या रसायन भी बासी हो जाते हैं? हाँ, एक तरह से हाँ। ये रासायनिक स्थिरता का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा। ऑक्सीडेशन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है लोहे में जंग लगना। हवा के संपर्क में आकर लोहा ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है और अपनी चमक खोकर भूरा पड़ जाता है ना? हाँ बिल्कुल। ठीक वैसे ही फेरस सल्फेट Fe2+ का हरा घोल हवा के संपर्क में आकर जंग खा जाता है। मतलब वो ऑक्सीकृत होकर फेरिक सल्फेट Fe3+ में बदल जाता है, जिसका रंग भूरा होता है। और अगर आपके पास ये जंग लगा हुआ फेरिक सल्फेट है तो परीक्षण काम नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं। भूरे रंग का छल्ला बनाने की क्षमता केवल ताजे, बिना जंग लगे फेरस Fe2+ आयनों में होती है। अगर वे पहले ही फेरिक Fe3+ में बदल चुके हैं तो प्रक्रिया होगी ही नहीं, आपको कोई सुराग नहीं मिलेगा। तो जासूस को ये सुनिश्चित करना होता है कि उसके उपकरण एकदम सही हालत में हों। बिल्कुल। तो ये तो हुई नमक के एक हिस्से की कहानी, उसके नेगेटिव चार्ज वाले एनायन की। हमने एक संदिग्ध को पकड़ लिया है, लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है। अब हमें इसके पॉजिटिव पार्टनर यानी केशायन को ढूंढना है। क्या उसे ढूंढने का तरीका भी इतना ही व्यवस्थित है? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। केशायन की पहचान के लिए भी एक बहुत ही व्यवस्थित फ्लो चार्ट है। हम फिर से समूहों में काम करते हैं, एक के बाद एक, जब तक कि हमें हमारा केशायन ना मिल जाए। तो यहाँ पहला संदिग्ध कौन है? यहाँ एक अनोखा समूह है, समूह 0, जिसमें सिर्फ एक सदस्य है, अमोनियम आयन NH4+। इसका परीक्षण सबसे पहले और अलग से किया जाता है। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि इसका परीक्षण बहुत सरल है। आप नमक में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर गर्म करते हैं। अगर अमोनियम मौजूद है तो अमोनिया गैस की एक तीखी जानी पहचानी गंध आएगी। अगर कोई गंध नहीं आती तो हम आगे बढ़ते हैं, यानी समूह I की तरफ। स्रोतों के अनुसार इसमें लेड, Pb2+ जैसे आयन होते हैं। सही। इसके लिए आप मूल घोल में तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं। अगर लेड मौजूद है तो आपको तुरंत एक सफेद ठोस पदार्थ नीचे बैठता हुआ दिखेगा। इसे अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेप मतलब जैसे दूध फट जाता है। क्या बात है, बिल्कुल सही उदाहरण है। जैसे गर्म दूध में नींबू डालने पे पनीर अलग हो जाता है, वैसे ही यहाँ लेड क्लोराइड का सफेद पनीर जैसा पदार्थ अलग हो जाता है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो आप उसी घोल में अगला रिएजेंट डालकर समूह 2 का परीक्षण करते हैं। तो आप बस सूची में नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं। आपके स्रोतों में समूह 2 के लिए कॉपर,
Cu2+ और समूह 3 के लिए आयरन Fe3+ जैसे आयनों का उल्लेख है। क्या इनके परीक्षण भी इतने ही नाटकीय हैं? कुछ परीक्षण तो ब्राउन रिंग टेस्ट से भी ज्यादा खूबसूरत होते हैं। जैसे समूह 2 में कॉपर का पता लगाने के लिए जब आप घोल में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो एक गहरा शाही नीला रंग बनता है। रॉयल ब्लू? हाँ, रॉयल ब्लू। ये केमिस्ट्री लैब में देखे जाने वाले सबसे सुंदर रंगों में से एक है। और आयरन के बारे में क्या? आयरन का पुष्टिकरण परीक्षण तो किसी क्राइम फिल्म जैसा लगता है। जब आप घोल में पोटेशियम थायोसाइनाइड नाम का रसायन मिलाते हैं तो खून जैसा गहरा लाल रंग बनता है। सच में? खून जैसा? बिल्कुल। ये इतनी तीव्र प्रतिक्रिया है कि इसे अक्सर फिल्मों में नकली खून बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ आपको सचमुच एक रंगे हाथों सबूत मिलता है। ये तो अद्भुत है। तो ये क्रम चलता रहता है। समूह V में कैल्शियम और बेरियम आते हैं, जिनका सुराग हमें पहले ही ज्वाला परीक्षण में मिल चुका होता है। सही पकड़ा आपने। और अगर अंत तक कुछ नहीं मिलता, तब आप समूह 6 यानी मैग्नीशियम का परीक्षण करते हैं। ये विज्ञान में व्यवस्थित उन्मूलन का एक क्लासिक उदाहरण है। हर कदम पर आप कुछ संभावनाओं को खारिज करते हैं, जब तक कि आपके पास सिर्फ एक ही जवाब न बचे। और हर सकारात्मक परीक्षण की पुष्टि भी करनी होती है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हर सकारात्मक समूह परीक्षण के लिए पूरी तरह से सुनिश्चित होने के लिए हमेशा एक पुष्टिकरण परीक्षण होता है। विज्ञान में अनुमान की कोई जगह नहीं होती। हर दावे को सबूत से पुख्ता करना पड़ता है। तो इस पूरी गहरी पड़ताल का क्या मतलब है? हमने एक अज्ञात सफेद पाउडर से शुरुआत की थी और रंगों, गंधों, गैसों और अवशेपों के इस व्यवस्थित रास्ते पर चलकर हम इसके दोनों हिस्सों की पहचान कर सकते हैं, एनायन और कैटायन। हाँ, एनायन और कैटायन। मतलब हमने अपनी जासूसी पूरी कर ली और केस सुलझा लिया। यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये केवल ये जानने के बारे में नहीं है कि कौन सी प्रतिक्रिया होती है, बल्कि तकनीक के बारे में भी है। हाँ, ब्राउन रिंग टेस्ट में ताजे घोल की जरूरत, तरल पदार्थों को सावधानी से डालना, परखनली को न हिलाना, ये सब दिखाता है कि रसायन विज्ञान जितना सैद्धांतिक ज्ञान के बारे में है, उतना ही सावधानीपूर्वक अभ्यास के बारे में भी है। एक छोटी सी चूक और आपका नतीजा पूरी तरह से गलत हो सकता है। आपके स्रोतों में आयनों की पहचान का ये बहुत ही संरचित मार्ग बताया गया है। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है। आज की आधुनिक विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान में, जहां हमारे पास इतनी उन्नत मशीनें हैं जो सेकंडों में तत्वों की पहचान कर सकती हैं, सही बात है, वहां इस तरह के व्यवहारिक, हमारी इंद्रियों पर आधारित जासूसी के काम को सीखने का आज क्या मूल्य है?